नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, हम चैप्टर को शुरू करने से पहले, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सोमवार मतलब मंडे से हम लाइव क्लासेस लेंगे और लाइव क्लासेस का एक फ़िक्स टाइमिंग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे आप लोगों को ये भी नहीं होगा कि भाई आज किस टाइम पे वीडियो अपलोड होगा। एक फ़िक्स टाइमिंग होगा लाइव क्लासेस का, वो हम मंडे से लेने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अर्थमेटिक, जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि अर्थमेटिक भी करवाइए, तो हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही करने चाह रहे हैं। और ये हम मंडे से आपको, वैसे मेरे अभी आज जो डे है, कल भी वीडियो आएंगे, परसों भी आएंगे, लेकिन मंडे से जो भी क्लासेज होंगे वो लाइव क्लासेज होंगी। सुबह और शाम दोनों ही टाइम एक फिक्स हम टाइम कर लेंगे कि इस टाइम पे हमें लाइव क्लासेज लेनी है, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, आप लोगों को भी इंतज़ार नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी जैसी चीज़ें आप कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो, और मैं भी उससे बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट स्टेट के, चाहे एमपी का है, एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है, व्यापम की, या राजस्थान का स्टूडेंट है, या यूपी का स्टूडेंट है, बिहार का है, कहीं भी का भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो यदि सोच रहा है कि मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ अर्थमेटिक है, तो ये उसकी एक गलत फहमी है। बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए मैं मान सकता हूँ कि ज्योमेट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत गहराई से ज्योमेट्री को करने की ज़रूरत है। तो लगातार आप बने रहिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इसका फ़ायदा उठाएं, ना कि इसको ख़राब करें। ठीक है, चलो आज की क्लास में जो हमारा लेसन 6 है, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि लेसन 6 को करने से पहले आप लोग एक बार लेसन 5 को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। ठीक है, लेसन 5 क्लियर होगा तो लेसन 6 क्लियर होगा। हर एक स्टेप से एक एक चीज़ें आगे जुड़ी हुई हैं, तो पीछे वाले टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट पहली बार यदि वीडियो को देख रहा है, तो वो लेसन 6 को देखने से पहले लेसन 5 को जरूर देखे, तभी उसके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी मेंस की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए भी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। नाम बेसिक सा है, इन सेंटर अंतर के अंदर, लेकिन होता क्या है, और इससे हम 2-3 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में आपको मुश्किल हो, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी में, जब हम सेकंड पेपर की बात करें, अभी ये कंफर्म नहीं है एनटीपीसी का पेपर कब होगा, लेकिन जब भी होगा तो आपको इस तरीके का मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं, जो पहले भी पढ़े हुए हैं वो भी स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखें, नई चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। चलो बेटा, हम बात करते हैं लेसन नंबर 6 जो है वो हमारा इन सेंटर पे है। इन सेंटर या अंतर के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। इन सेंटर या अंतर के अंदर क्या होता है, देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु अंतर केंद्र कहलाता है। ठीक है, कोण का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। अब आप देखोगे कि डेफिनेशन चलो हमने देख ली, द पॉइंट वेयर ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज अदर देन दिस पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे आके तीनों एंगल बाइसेक्टर मिले, क्योंकि ट्राइंगल है तो कितने एंगल होंगे, 3 एंगल हैं, और 3 एंगल हैं तो उनके बाइसेक्टर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर या अंतर केंद्र। ठीक है, देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, एक ट्राइंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ये कोई भी एक ट्राइंगल है, ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया, एक ऐसी लाइन जो कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे। ये जो एडी है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसी तरीके से मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर ले लिया, ये बीई जो है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, इसको हमने सी एफ नाम दे दिया। तो ये सी एफ जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यह बिंदु इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर, यह बिंदु इन सेंटर कहलाता है, अंतर केंद्र कहलाता है। कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु
इन सेंटर या अंतः केंद्र कहलाता है। इसको मैं नॉर्मली आई से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका मतलब ये आई जो है यहाँ पे इस कोण का भी बाइसेक्टर आया है, ये इस कोण का भी बाइसेक्टर आया है और इसका भी बाइसेक्टर आया है, और तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे एक जनरल सी बात होती है कि हम कोई भी एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, यदि शॉपिंग मॉल में हम जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ खरीदारी करनी है, हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप यदि किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम कहाँ से गुजरते हैं उस हिसाब से हमें लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम यदि कहीं भी कोई मंदिर में जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ABC इस ट्रायंगल का नाम दे दिया, और एक आई जो है इसका इन सेंटर है, आई अंतः केंद्र है। आई यदि इन सेंटर है दोस्तों, तो कोई भी लाइन यहाँ से यदि वर्टेक्स से कोई लाइन आई, इस शीर्ष से कोई लाइन आई और वो आई से होकर गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन क्या होगी, ये एंगल बाइसेक्टर होगी, ये कोण द्विभाजक होगी, एंगल बाइसेक्टर या कोण द्विभाजक होगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी एक त्रिभुज में यदि कोई इन सेंटर है और कोई भी एक यहाँ वर्टेक्स से लाइन आकर इससे होकर गुजरी है, इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये एंगल बाइसेक्टर होगी, ये कोण द्विभाजक होगी। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर बना कैसे है, इन सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां से त्रिभुज के तीनों कोणों के द्विभाजक गुजर रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। तो इन सेंटर का नाम आते ही आप समझ जाओगे कि इस पॉइंट पर तीनों कोणों के द्विभाजक आके मिले हैं, इसलिए यह पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, इन सेंटर अंतः केंद्र का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि इस पॉइंट से तीनों एंगल बाइसेक्टर गुजरे हैं, इसलिए इस पॉइंट को इन सेंटर नाम दिया गया है। मेरी बात क्लियर है। चलो आगे मैं बात करूं, हमें अब यह पता करना है अंतः केंद्र पर बने कोण कि इन सेंटर पर कोई भी एंगल बनता है तो उस एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखो दोस्तों, अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र का मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को नाम दिया है ABC। ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल B का बाइसेक्टर है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है, और तीनों बाइसेक्टर जहां पे मिले हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। अब दोस्तों ये बताओ आप कि मैं कहूँ कि I तो चलो इन सेंटर हो गया है, तो I पर जो एंगल बना है वो एंगल यही तो बना है, ये, और इस एंगल को क्या नाम दोगे आप लोग, आप कहोगे B से बना है, B से शुरू हुआ है, I पे बना है, C पर खत्म हुआ है, तो इसका मतलब एक एंगल तो क्या हो गया है, एक एंगल हो गया BIC। इन सेंटर अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण हो गया एक तो BIC। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस BIC इस एंगल के जस्ट सामने का एंगल क्या है, तो आप कहोगे एंगल A है। ठीक है। तो इस BIC पर जो ये यहाँ पे जो कोण बनेगा ये इसके सामने का कोण A है, तो हम इस एंगल को कहेंगे, कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल A है तो एंगल A का आधा। ठीक है। तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इन सेंटर पे जो भी कोण बनता है, इन सेंटर अंतः केंद्र पे जो भी एंगल बनता है, जो भी कोण बनता है, वो कैसे निकाला जाएगा। अपोजिट एंगल यदि A है तो 90 प्लस A का हाफ कर देंगे तो ये BIC एंगल निकल आएगा। मैं दोस्तों आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि I जो इन सेंटर है इस पर जो ये कोण बना है एंगल AIC, तो एंगल AIC यदि हमें निकालना है तो इसके सामने का कोण B है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कह देंगे कि एंगल AIC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AIC इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री प्लस इसके सामने का कोण B है तो एंगल B/2। ठीक है। तो एंगल AIC इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल B/2। इसी तरह दोस्तों यदि मुझे ये कोण निकालना है, ये इधर वाला एंगल निकालना है, ये इसको क्या नाम दूंगा, AIB, तो आप कहोगे कि एंगल AIB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AIB इज इक्वल टू इसके सामने का कोण C है तो 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बताया है कि जो भी इन सेंटर पर एंगल बनेंगे, जो भी अंतः केंद्र पर जो भी कोण बनेंगे, उन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो यदि ये एंगल निकालना है तो इसका अपोजिट एंगल A है तो 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ, ये निकालना है तो इसका अपोजिट B है तो 90 प्लस अपोजिट एंगल B का हाफ, ये निकालना है तो इसका अपोजिट एंगल C है तो 90 प्लस C का हाफ। इस तरीके से
हम इन सेंटर पर जो भी कोण बनते हैं, जो भी एंगल बनते हैं, उन्हें हम निकालते हैं। कैसे होता है ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि हर एक पॉइंट का हम प्रूफ भी डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट कैसे आया है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो ये आपकी स्क्रीन पर है। अब मुझे पता करना है कि कैसे आया, मैंने कैसे लिख दिया। तो चलो हम इसका प्रूफ करते हैं कि हमने ये कैसे लिखा कि 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 प्लस एंगल बी बाई 2, 90 प्लस एंगल सी बाई 2। तो देखो दोस्तों, कोई भी एक ट्रायंगल है, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है। इस ट्रायंगल को मैंने ए बी सी नाम दे दिया। इस ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी त्रिभुज में, ये जो है एंगल ए बी का बाइसेक्टर ले लिया। ये बाइसेक्टर है, द्विभाजक है। इसका मतलब इस लाइन ने, ये बाइसेक्टर, इसका मतलब इस लाइन ने इस पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये पूरा एंगल बी था। तो दोस्तों ये एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, तो ये बी का आधा होगा। तो आप कहोगे कि ये एंगल बी बाई 2 होगा। इसी तरह ये पूरा एंगल सी है, यदि मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ले लूँ, यहाँ से मैं द्विभाजक ले लूँ, तो ऐसे आएगा। तो ये एंगल कितना होगा, यदि ये बाइसेक्टर, ये पूरा सी था और ये कोण द्विभाजक है, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कह दोगे कि ये एंगल होगा सी बाई 2, एंगल सी बाई 2। ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे मान ये इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। अब मुझे ये बताना है कि इन सेंटर पर जो ये एंगल बना है, इसको मैं थीटा नाम दे दूं। अंतः केंद्र पर जो ये कोण बना है, इसको मैं थीटा नाम देता हूं। मुझे ये बताना है कि थीटा कितना होगा। एक एंगल प्रूव कर लेंगे। इसी तरीके से यदि ये 90 प्लस ए बाई 2 आ जाता है, तो इसी तरीके से हम ये प्रूव कर लेंगे, ये भी प्रूव कर लेंगे। मतलब हमें एक का प्रूफ देखना है, फिर हम आगे की चीज़ें अपने आप करते चलेंगे। तो दोस्तों देखो भाई, त्रिभुज एबीसी की बात की है, तो ट्रायंगल एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे तीनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। चलो अब यदि ट्रायंगल बी आई सी को मैं देखूं, ट्रायंगल त्रिभुज बी आई सी में, ट्रायंगल बी आई सी में जो बी आई सी ट्रायंगल है, इसमें मैं देखूं तो एक एंगल तो ये बी बाई 2 है, एक थीटा है, एक सी बाई 2 है। तो आप कहोगे एंगल बी बाई 2 प्लस थीटा प्लस एंगल सी बाई 2, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा, मैं ये b बाई 2 इधर रख दूं और थीटा को इधर ले आऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा लिखने में हमें अच्छा लगेगा, b बाई 2 प्लस और ये थीटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ कि जो पहली इक्वेशन है हमारी, हम इस इक्वेशन को यदि 2 से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये होगा a बाई 2, ये होगा b बाई 2, ये होगा c बाई 2, और 180 को 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 90। फिर मैं b बाई 2 और c बाई 2 को इधर रख के इसको उधर भेज दूं, तो क्या b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब 90 माइनस का a बाई 2 हो जाएगा। पहले हमने इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू के इधर का ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर ये RHS है राइट हैंड साइड, तो दोनों को यदि मैंने 2 से डिवाइड किया और फिर a बाई 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है, लेसन 5 में भी बताया है। तो मैंने क्या किया बेटा, इस b बाई 2 प्लस c बाई 2 की जगह ये थीटा ऐसे का ऐसे, ये क्या आएगा 90 माइनस का a बाई 2 लिख दिया है, इज इक्वल टू क्या होगा 180। ये 90 है, ये 180 है, ये इधर जाएगा तो इधर 90 बचेगा, माइनस का a बाई 2 इधर जाएगा तो प्लस का a बाई 2 बचेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल a बाई 2, यही बचेगा क्या। और यही हमें प्रूव करना था कि इन सेंटर पर, अंतः केंद्र पर जो भी कोण बनता है, ये अपोजिट एंगल ए है तो 90 प्लस ए का आधा होगा। ये यहाँ पे यदि लाइन ऐसे खींचें, यहाँ पे जो बनेगा वो 90 प्लस b बाई 2 होगा, यहाँ पे जो बनेगा वो 90 प्लस c बाई 2 होगा। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। थोड़ा सा जो हमने लेसन 5 में किया था वैसा ही थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोग बाद में समझने में आसानी हो। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए ना बेटा, तो उसको रिपीट कर करके देखो, वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। चलो अब बात कर रहे हैं अंतःवर्त की त्रिज्या। अगला पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर नहीं आएगा, ये इन सर्कल आएगा, इन सर्कल।
रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतःवर्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल। देखो पहले एक पॉइंट को देखो, किसी त्रिभुज के अंत केंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी एक समान होती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक सर्कल है, इसके अंदर यदि हमने कोई भी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर हमने एक सर्कल ले लिया, तो इस साइड सेंटर इस सर्कल का ये है, तो इस साइड से ये, इससे ये और इससे ये हमेशा बराबर होती है। कोई भी अंतःवर्त जो है, इन सर्कल जो है, तो उसकी अंत केंद्र जो है, उसकी तीनों साइड से जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। इस बात को याद रखना। तो दोस्तों देखो, अब हमें इसकी रेडियस बतानी है, ये हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन रेडियस कैसे बनेगी उससे पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट सिखाना चाहता हूं कि किसी त्रिभुज के अंत केंद्र की उसकी तीनों भुजाओं से दूरी एक समान होती है। एसएससी में क्वेश्चन भी आया है कि कोई भी एक सेंटर है, उसकी यदि भुजाओं से दूरी बराबर है तो हम उसको अंत केंद्र कहेंगे। यदि वर्टेक्स शीर्ष से दूरी बराबर है, ठीक है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष से दूरी बराबर है, तो उसको हम प्री केंद्र कहेंगे, सर्कम सेंटर कहेंगे, जो कि आगे आएगा, अगली क्लासों में होगा। आज इतना ध्यान रखना कि यदि साइड से दूरी बराबर है उस सेंटर की, तो उसे इन सेंटर कहेंगे, अंत केंद्र। और यदि वर्टेक्स से दूरी बराबर है, शीर्ष से दूरी बराबर है, साइड से तो मैंने आपको समझा दिया है, तो वर्टेक्स से कैसे, जैसे कोई भी एक है, इसके बाहर यदि मैं कोई भी सर्कल लेता हूं और एक यहाँ से यहाँ, ये वर्टेक्स है ना, ये शीर्ष है ट्राइंगल के, और ये जो दूरी है, तो इसका मतलब ये सर्कम सेंटर होगा, प्री केंद्र होगा, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो, आज मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी त्रिभुज की अंत केंद्र की उसकी तीनों भुजाओं से दूरी एक समान होती है। अब मुझे न्यूनकोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में मुझे रेडियस निकालनी है कि जो अंदर सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, ये हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया है बेटा, और इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया है ABC। ये ABC एक ट्राइंगल है हमारा, इसको A, ये B और ये C, ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे, तीनों कोणों के कोण द्विभाजक जहाँ पे मिलेंगे वो होगा इन सेंटर। अब मैं इसको सेंटर मानकर एक सर्कल बना दूं, इसको सेंटर मानकर मैं यदि एक सर्कल बनाऊं दोस्तों, इसको सेंटर मानकर एक सर्कल बना दिया जो कि ऐसे इसके तीनों साइडों को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल आया है, त्रिभुज के अंदर ये वर्त आया है, इसका मतलब हम इसे अंतःवर्त बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। तो दोस्तों देखो, अभी अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो अंत केंद्र है, जो इन सेंटर है, इसकी तीनों साइड से दूरी बराबर होती है। यहाँ से मतलब ये जो है इतनी ये है, सॉरी इतनी ये है, इतनी ये है। ठीक है, ये दूरी बराबर होती है। चलो, एक बार के लिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन दोस्तों जब सर्कल हम चलेंगे तो सर्कल में आपको मैं एक बात बताऊंगा कि कोई भी एक ये सर्कल है, कोई भी एक वर्त है, ये इसका सेंटर है, ये परिधि कहलाती है, सर्कमफेरेंस कहलाती है, ये सेंटर है। और कोई भी एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे टच करके चली गई है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे स्पर्श रेखा होगी, ये टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट। ठीक है, सेंटर से ये सर्कमफेरेंस जो परिधि है, सेंटर से इस परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो आप कहोगे रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। दोस्तों ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। रेडियस, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कैसे होता है ये मैं सर्कल में समझा दूंगा आपको। इस बात को ध्यान रखना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों यदि बात आप ये ध्यान रख लेते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। मुझे ये बताओ कि ये जो BIC ट्राइंगल है, इसको आप यहाँ पे बना लेते हो तो आपको ऐसा सा दिखाई देगा कि ये B है, ये I है और ये C है। इस BIC में मुझे ये बताओ कि अंदर जो ऐसे सर्कल जा रहा है, ऐसे सर्कल जा रहा है, क्या ये उसके लिए रेडियस का काम करेगी? और ये रेडियस का काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये सर्कल की सर्कमफेरेंस है, ये रेडियस है, तो अब ये BC क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रेडियस का काम करेगी, या फिर मैं कहूँगी ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री हमने ले लिया है। आप ऐसे मत कह देना कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कहना दोस्तों। मैंने
ये 90 इसलिए किया है क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये सर्कल देख रहा हूं, उसके लिए रेडियस का काम कर रही है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का होता है, उस बेस पर मैंने इसको 90 लिखा है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इसी तरह मैं AIC ट्राइंगल की बात करूं, देखो एक बार साइड में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हटा देंगे इसको बाद में। ये I है, ये A है, ये C है, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल आ रहा है, ऐसे सर्कल जा रहा है, और ये क्या है, इस सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगी, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी रेडियस है, ये रेडियस का काम करेगी। अब मुझे बताओ कि ये रेडियस है तो ये टेंजेंट बोलेंगे, हम इसे स्पर्शरेखा बोलेंगे, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण आएगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री का कोण आएगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, चलो इसको, ये जो एंगल बाइसेक्टर था इसको मैं AD नाम दे दूं या फिर कुछ भी नाम नहीं दें तो भी चलेगा। ये बात समझ में आएगा कि 90 कैसे किया है, तो ये रेडियस है, इसी तरह ये भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करना, अब हम रेडियस निकालने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है ABC, क्या एक ये ट्राइंगल AIB और एक ये BIC और ये AIC, क्या एक ही ट्राइंगल के हमने 3 ट्राइंगल बना दिए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बन गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB, इसका एरिया निकाल लूँ AIB का, और ये जो BIC है इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC, और इसी तरह जो AIC है इसका एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC। तीनों का एरिया यदि मैं निकाल दूं और उसको ऐड कर दूं तो क्या पूरे ABC ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यही आएगा क्या भाई? तो आप कहोगे बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? देखो कोई भी एक ट्राइंगल हमें है, ऐसे कोई भी ट्राइंगल दे रखा है दोस्तों, ये यहाँ से ऐसे आया और ये 90 बना रहा है, तो क्या ये हाइट बोल सकते हैं क्या? हम इसको हाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे रेडियस है, तो क्या रेडियस ये हाइट है क्या? यहाँ पे ये है, और ये इस पर आया है तो ये बेस हो गया। तो A के सामने की साइड को A, B के सामने की साइड को B, C के सामने की साइड को स्मॉल c। तो मुझे ये बताओ कि स्मॉल c पर ये क्या हाइट है क्या इसके लिए, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? R है। तो क्या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं क्या? तो मुझे ये बताओ AIB जो है, ये AIB जो है, ये AIB जो है, इस AIB का जो एरिया होगा ये बेस C है और ये हाइट है R, इसका मतलब मैं इसका एरिया 1/2, हाइट इसकी R और ऊंचाई वो बेस क्या होगा C, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, प्लस BIC जो है BIC, इसके लिए हाइट R है स्मॉल और ये बेस क्या है A, तो इसका एरिया 1/2 ये R इंटू A। इसी तरह यदि AIC का निकालना है, AIC तो हाइट ये R है और बेस क्या है स्मॉल b, तो 1/2 इंटू R इंटू स्मॉल b और इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। दोस्तों यदि मैं R कॉमन ले लेता हूँ, R कॉमन ले लूँ तो यहाँ C/2 बचेगा, ये A/2 बचेगा, ये B/2 बचेगा। तो क्या मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? A + B + C/2 लिख सकते हैं, और इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हमने डेल्टा लिख दिया यहाँ पे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? चलो यदि मेरी बात को समझ पा रहे हो तो आप ये बताओ कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, ABC नाम है इसका, A के सामने की साइड को स्मॉल a, B के सामने की साइड को स्मॉल b, C के सामने की साइड को स्मॉल c। यदि मैं तीनों साइड को जोड़ देता हूँ A + B + C, मतलब मैं यहाँ से ऐसे चला, यहाँ आया और वापस यहीं आ गया, तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? A + B + C को हम क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप। तीनों साइड को जोड़ दिया तो त्रिभुज का पैरामीटर आ गया, परिमाप आ गया। इस पैरामीटर, इस परिमाप को आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो इसे क्या बोलोगे? तो आप कहोगे पैरामीटर परिमाप को 2 से डिवाइड किया है, इसका मतलब आपने अर्ध परिमाप निकाल दिया है, सेमी पैरामीटर निकाल दिया है। तो इसको सेमी पैरामीटर, हमने ये सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को नॉर्मली एस से बोला जाता है, एस का मतलब सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। तो कोई भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ के यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसे अर्ध परिमाप बोला जाएगा, उसे सेमी पैरामीटर बोला जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ पे ये बात अप्लाई कर दूँ
ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ट्राइंगल की तीनों साइड थी a b और c, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये सेमी पैरामीटर है। तो r इंटू में s बराबर डेल्टा आएगा। तो क्या r बराबर इस डेल्टा के नीचे भेज दूं क्या s, तो यही निकल के आएगा क्या मेरे पास, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन में s। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज में यदि अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है मुझे, यदि रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या हमेशा क्या होगी, आप कह दोगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और अर्ध परिमाप निकाल लो। तो क्षेत्रफल एरिया अपॉन में अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। तो कोई भी एक त्रिभुज है उसमें अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल के और सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास अंतःवर्त की त्रिज्या निकल जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना। कैसे आया है ये r इज इक्वल टू एरिया अपॉन में सेमी पैरामीटर, कैसे आया है वो मैंने आपको समझा दिया है। मेरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो अगला है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन सब लोग जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दोस्तों देखो, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ABC इसका नाम है, ABC इसका नाम है। ये लाइन इस पर बिल्कुल सीधी है, इस पर बिल्कुल सीधी है ये, तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, कर्ण कहलाती है। इसको हमने बेस लिख दिया, ये बेस हो गया, आधार हो गया। एक आधार है, बेस है, एक हाइपोटेनियस कर्ण है, तो एक क्या बचेगा, ये लंब बचेगा। लंब का मतलब परपेंडिकुलर बचेगा। ठीक है, तो देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनके साइडों के नाम होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बात सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, और ये हम पहले से ही कर लेते, पहले से जानते हैं। तो मुझे ये बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में यदि अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है, समकोण त्रिभुज में यदि अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो क्या एरिया अपॉन में सेमी पैरामीटर से ही निकलेगी या फिर कोई शॉर्टकट भी है। ठीक है, बात हमारी ये है डिस्कस करने वाली कि जब कभी भी हम राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने ये तो देख लिया है कि कोई भी यदि अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है तो एरिया को सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर दो तो अंतःवर्त की त्रिज्या निकल के आएगी। अब दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमें यही यूज करना पड़ेगा या कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। तो देखो बेटा, हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। देखो एक कोई भी हमने ट्राइंगल ले लिया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इसका नाम है, ये A है, ये B है, ये C है। B के सामने की साइड स्मॉल b और यहाँ पे 90 के सामने की साइड हो गई, मतलब ये कर्ण हो गई है। C के सामने की साइड स्मॉल c और A के सामने की साइड स्मॉल a। तो ये बात तो सबको पता है कि B का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस का C का स्क्वायर। मानते हो मेरी बात को? ठीक है, ये बात जानते हो, सभी जानते हैं। तो देखो अभी अभी हमने ये देखा था कि अंतःवर्त की त्रिज्या जब भी निकालनी हो, अंतःवर्त की त्रिज्या जब भी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी दोस्तों। तो आप कहोगे कि एरिया को सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर दो। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2। बेस क्या है दोस्तों, A और हाइट क्या है C। तो क्या AC आएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल आएगा। इसका सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप क्या होगा, एक साइड A है, एक B है, एक C है, तीनों साइड को ऐड करके यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो सेमी पैरामीटर बनेगा, अर्ध परिमाप बनेगा। हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, तो एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है AC अपॉन में A प्लस B प्लस C। चीज़ें बहुत अच्छी बनने वाली हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, AC अपॉन में A प्लस B प्लस C। अब देखो दोस्तों, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कह दोगे x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है। मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना, तो एक बार तो दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो
ये बात आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि यदि AC को एलिमिनेट करना है, AC की जगह और कुछ रखना है, तो अलजेब्रा का यदि कोई भी फॉर्मूला लोगे, मैं आपको कह दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो भाई इसको यहाँ पे रख लूँ तो इसको इधर भेजना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमें यदि AC आए यहाँ पे तो हमारी कोई बात बन सकती है कि AC आ गया तो हम AC की जगह रख लेंगे। तो दोस्तों मुझे क्या है कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, इसको मैं a प्लस सी का होल स्क्वायर बनाऊंगा, तब जाके वहाँ पे AC आएगा, और AC आएगा तब थोड़ा बहुत यहाँ पे काम बनेगा। तो मैंने क्या किया, a प्लस सी का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यही होगा। अब क्या a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर उस b स्क्वायर को लिख के मैं इधर लेके आ गया, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा क्या वो, क्योंकि इसकी जगह b स्क्वायर लिखा, इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू 2ac है। दोस्तों यदि 2ac है, यहाँ पे मैं 2 को हटाऊं तो ac आ जाएगा, और ac बराबर क्या होगा, वो 2 हट के क्या इसके नीचे जाएगा क्या, तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो हम कह सकते हैं ac बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2। मैं दोबारा बता देता हूँ, a प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे था, इस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह यहाँ से मैंने b स्क्वायर रख दिया, और फिर उस b स्क्वायर को इधर लेके आ गए, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 2ac बचेगा। 2ac में 2 को यहाँ पे भेजा तो 2 नीचे आ गया, तो ac बराबर ये आएगा। दोस्तों मैंने a प्लस सी का होल स्क्वायर ही इसलिए किया है क्योंकि मुझे ac का फॉर्म बनाना है। यदि मुझे ab का फॉर्म बनाना होता, कोई स्टूडेंट इसको c मान लेता तो ये ab आता, ये ab इसको c मानते तो ab आता, तो मुझे ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाना होता, ठीक है। तो चलो अब ac की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखा, AC की जगह ये AC की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू इस AC की जगह ये रख दिया हमने क्या, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x मान लूँ मैं इसको, चलो एक बार लिख देते हैं, एक इक्वेशन और बना लेंगे, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो वो 2 आके यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के गुणा में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। ये x मान लूँ, इसको y मान लो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया क्या ये, तो एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को माइनस करना है, तो क्या स्मॉल r इज इक्वल टू ऐड किया तो a प्लस सी माइनस बी आया, और सॉरी माइनस किया और ऐड किया तो a प्लस सी प्लस बी आया, अपॉन 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी है दोस्तों, तो आप कहोगे बिल्कुल है। इस a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, तो क्या स्मॉल r बराबर a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 आएगा क्या। इस बात को याद रखना दोस्तों। देखो कभी भी यदि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, मुझे ये बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये b हाइपोटेनियस है क्या, कर्ण है, एक ये बेस है और एक हमने ले लिया है परपेंडिकुलर। तो मुझे ये बताओ कि r बराबर क्या आया है, a प्लस सी माइनस बी, मतलब बेस प्लस लंब, बेस मतलब आधार प्लस लंब मतलब परपेंडिकुलर माइनस कर्ण बटा 2। तो कभी भी अब आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी इसको मैं हटा दूं, आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी कर सकते हो। अब मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है हमारे पास, उस राइट एंगल ट्राइंगल में अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी हो तो आपको अब एरिया अपॉन पैरामीटर लगाने की, सेमी पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में r इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, या फिर मैं ऐसे लिखूं कि अंतःवर्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल r बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ में आई होगी।
ठीक है, चलो देखो अब तो हमने जो पॉइंट किया है दोस्तों पहले, ठीक है, हमने जो पहले ये पॉइंट किया है, इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं क्या, इस पॉइंट को कि देखो याद रखना कि कोई भी त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी है तो हम एरिया को सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि राइट एंगल ट्राइंगल आ रखा हो तो दोस्तों बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2 कर देंगे। ये बात हमने डिस्कस कर ली है, मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओगे तो चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। आप लोगों को मैं ये बात बार बार बताते रहता हूँ कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री। अब मैं जो पॉइंट करने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट हमारा ये है, जब किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु को केंद्र मानकर जो वर्त बनेगा उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट एसएससी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए आज की क्लास का ये जो पॉइंट है ये बहुत बेहतर पॉइंट है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, कोई भी हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, एबीसी इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूं। इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा, इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा बाह्य कोण। इसका द्विभाजक ले लूं और इसका द्विभाजक ले लूं, इसका द्विभाजक ले लिया, इसका एक्सटर्नल एंगल का ये जो बाह्य कोण ए है इसका बाइसेक्टर ले लिया और ये बाह्य कोण जो सी है इसका बाइसेक्टर ले लिया और ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसको सेंटर मानकर एक सर्कल बनाऊं। जैसे इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बना दिया जो ऐसे ऐसे टच कर रहा है, एक सर्कल बनाया। तो ये कह रहा है कि ये जो सर्कल बना है इस सर्कल की रेडियस कैसे बताएंगे। इसकी रेडियस मतलब ये सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, ये रेडियस है। ये कैसे निकालेंगे, इसका कोई फॉर्मूला हमें बताओ। तो देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। आज की क्लास का हमारा जो ये पॉइंट है कि कोई भी एक त्रिभुज है उसके कोई भी दो बहिष्कोण हैं, दो एक्सटर्नल एंगल हैं, उन दोनों एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को सेंटर मानकर यदि कोई सर्कल बनाता हूं तो उस सर्कल का, उस वर्त का त्रिज्या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है कि स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में नहीं आए। तो देखो दोस्तों कैसे समझेंगे हम। कोई भी एक ये हमारे पास कोई भी एक ये ट्राइंगल है, हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया ABC, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया, ये ट्राइंगल ABC है। इस साइड को आगे बढ़ाया दोस्तों तो एक्सटर्नल एंगल बनेगा ये, इस साइड को आगे बढ़ाया तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा। ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, इसका बाइसेक्टर ले लिया, इसका बाइसेक्टर ले लिया और ये O पॉइंट पर मिले हैं। अब इस O पॉइंट को यदि सेंटर मानकर मैं सर्कल बनाऊंगा, A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने A के सामने की साइड को स्मॉल a, B के सामने की साइड को स्मॉल b और C के सामने की साइड को स्मॉल c नाम दे दिया। इसको सेंटर मानकर मैं सर्कल बनाऊंगा तो इस साइड को टच करेगा, ऐसे से ये थोड़ा सा ऐसे से सर्कल बनेगा। ठीक है, इस टाइप से ये सर्कल बनेगा। थोड़ा सा समझ गए होंगे आप लोग। चलो अब कह रहा है कि इस सर्कल की रेडियस कैसे निकाली जाएगी, इस सर्कल की रेडियस कैसे निकाली जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे करेगा, इसको भी टच करेगा साइड में और इसको भी ऐसे टच करेगा। इसकी रेडियस हम कैसे निकालनी है ये हमें हमारी क्लास का पॉइंट है। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, हम नीचे बना देते हैं। यदि कोई भी, क्योंकि देखो लाइव क्लास मंडे से हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, आप जो भी टाइमिंग होगा वो टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास होती है ना तो स्टूडेंट को कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है तो वो क्या है कि वो सब बातें बता सकते हैं। इसलिए मंडे से जो क्लासेज होंगी वो लाइव क्लासेज होंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे बढ़ा दिया तो एक्सटर्नल एंगल ए बन गया, ये आगे बढ़ाया तो एक्सटर्नल एंगल सी बन गया। इसका ये एंगल था एक्सटर्नल एंगल, इसका बाइसेक्टर लिया, ये एक्सटर्नल एंगल था, इसका बाइसेक्टर ले लिया
और इन दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे मिले हैं इसको सेंटर मान लिया। इसको सेंटर मानकर हमने एक सर्कल बनाया, तो ऐसे ऐसे ये एक सर्कल बन गया। और हमें बताना कि ये जो सर्कल बना है इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। रेडियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर से सरकमफेरेंस के जो बीच की दूरी है वो रेडियस कहलाती है। तो ये सेंटर है, ये सरकमफेरेंस है, मैं कहूँगी ये क्या है, तो आप कहोगे रेडियस है। हम कहें ये क्या है, तो आप कहोगे ये रेडियस है। ठीक है, मैं कहूँ ये क्या है, तो आप कहोगे ये रेडियस है। बिल्कुल कहोगे, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। चलो दोस्तों ये बताओ मुझे कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो क्या ये एंगल होगा 90 बोल सकता हूँ मैं, तो आप कहोगे बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण समकोण होता है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, और इसी तरह मैं कह दूँ ये भी 90 होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। चलो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा साइड में जाके डिस्कस करता हूँ कि ये एक ऐसा त्रिभुज है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है। तो आप कहोगे इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये इसके वर्टेक्स कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएगा, ये वर्टेक्स कहलाएगा बी, और इसको वर्टेक्स सी नाम दे दिया। दोस्तों इस वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा सामने की साइड पर, तो ऐसे परपेंडिकुलर डलेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चाहे यहाँ से डालूं तो ऐसे, या चाहे यहाँ से तो ऐसे। अब एक चीज़ देखते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर, शीर्ष से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, शीर्ष से जो शीर्ष लंब डाला जाता है, वो शीर्ष लंब वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर ही होता है। बिल्कुल एग्री हो मेरी बात से। चलो लेकिन यदि कोई भी एक ऐसा त्रिभुज है हमारे पास, ये ABC एक ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या नाम देंगे, तो आप कहोगे ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। मुझे बताओ इस ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने साइड स्मॉल सी। मैं बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर डालना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर का मतलब है सीधी लाइन, ये सीधी लाइन डालना चाहता हूँ, तो ये ऐसे ही तो आएगी, ट्रायंगल के अंदर थोड़ी आएगी, ये ऐसे आएगी, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डाला है। जैसे किसी भी कमरे की हाइट हमें देखनी हो, तो यदि हम कमरे के अंदर हैं, रूम के अंदर हैं, तो हम अंदर से हाइट ले लेंगे, हम ऊपर वाले पॉइंट से नीचे तक का मिला के हम देख लेंगे कितनी हाइट है। दोस्तों क्या हाइट कमरे के अंदर होकर ही ली जा सकती है क्या? हाइट तो बाहर से भी ले सकते हैं, कमरे के अंदर नहीं हो आप, कमरे के बाहर हो, तो बाहर से भी हम ऊपर से हाइट ले सकते हैं ना, तो वो हाइट तो उसी कमरे की होगी, चाहे आपने अंदर से ली है चाहे बाहर से ली है। मुझे ये बताओ कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा सीधी लाइन तो यहाँ पे आएगी, ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसकी इस ट्रायंगल की हाइट होगी, भले ही ये बाहर आई है, भले ही ये बाहर आई है, बाहर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर नहीं डाला जाता, परपेंडिकुलर सीधा आएगा। दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहाँ से ये बाहर आया, इसका मतलब है तो ये हाइट ही, और हाइट किस ट्रायंगल की है, तो आप कहोगे ABC ट्रायंगल की हाइट है, ABC ट्रायंगल की हाइट है। हाइट अंदर से नहीं निकाल रहे थे, कमरे के हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो हमने कमरे के बाहर से उसकी हाइट ले ली। ठीक उसी तरीके से ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में यदि हाइट अंदर नहीं ले सकते तो हाइट तो बाहर ले सकते हैं, तो हाइट ये ले ली है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2। आधार, इस ट्रायंगल का आधार क्या है, तो आप कहोगे ये BC मतलब स्मॉल a, और ऊंचाई क्या है ये, तो क्या ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, एरिया निकाल सकता हूँ मैं, ऐसे निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। ये मत कहना कि बेस ये हो गया आधार, ये आधार नहीं हुआ बेटा, ये तो हाइट निकालने के लिए हमने आगे बढ़ाया, बेस तो इस ट्रायंगल का BC ही रहेगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो यदि मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, तो अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि पॉइंट आसान नहीं है, पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप ये बताओ कि यदि मैं इस B को और इस O को जोड़ देता हूँ, B को और O को मैंने जोड़ दिया है, तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल आया है क्या ये B, ये जो ट्रायंगल है
दोस्तों मुझे ये बताओ कि इस BOC, ये BOC जो ट्राइंगल है दोस्तों, ये ट्राइंगल क्या ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है क्या? क्योंकि ये कोण 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण त्रिभुज है BOC। और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे आया। वैसे तो ये रेडियस थी और ये टेंजेंट थी तब 90 किया, लेकिन क्या इस ट्राइंगल के लिए हाइट हो सकती है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल, आपने बताया, तो ये हाइट हो गई है। और ये ए के सामने की साइड को हमने स्मॉल a बोल दिया है। ए के सामने साइड स्मॉल a, बी के सामने साइड स्मॉल b, सी के सामने साइड स्मॉल c। मैं यदि BOC का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, इस BOC का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे 1/2। आधार क्या है इसमें? स्मॉल a। और ऊंचाई क्या है? तो आप कहोगे r, ये r बाहर है। ठीक है, चलो अब दोस्तों सॉरी, अब दोस्तों कि मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा ट्राइंगल? ये ABO, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको, ये ऐसे, ये है, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि AOB ट्राइंगल जो है, AOB ट्राइंगल जो है, क्या इस AOB ट्राइंगल के लिए ये कोण जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है क्या? तो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये हाइट हो गई r और बेस क्या है? स्मॉल c। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो आप कहोगे 1/2। आधार कितना है? स्मॉल c। और ऊंचाई कितनी है? कैपिटल R, यही है। चलो अब यदि मैं ट्राइंगल AOC की बात करूं, AOC की बात करूं, तो AOC तो एक ऑब्टूज एंगल, वो सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यूनकोण त्रिभुज है। तो इस न्यूनकोण त्रिभुज में ये क्या बनेगा? हाइट बनेगी स्मॉल r, और ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो AOC का एरिया, तो मैं कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AOC का एरिया क्या होगा? ये r क्या है? हाइट है कैपिटल R, और ये क्या है? बेस। तो आप कहोगे 1/2 इंटू हाइट क्या है? कैपिटल R, और बेस क्या है? B, बेस है इसमें B, यही होगा। चलो ये होगा दोस्तों। अब एक छोटी सी बात आप ये बताओ कि जैसे कोई भी एक ऐसे डायग्राम है आपके पास, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई। अब ये डायग्राम है, ये लाइन है, तो ये दो ट्राइंगल हो गए हैं, ठीक है, और ऐसे से एक लाइन ये भी कर ली। आप मुझे ये बताओ कि इसका एरिया निकाल लूँ मैं, ऊपर वाले का, इसका है, और इसका एरिया निकाल लूँ, तो मतलब पूरे का एरिया निकल गया है। ठीक है, पूरे का एरिया निकल गया है भाई। मैंने इसका एरिया निकाल लिया और मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इसका मतलब ये पूरे का एरिया हो गया है। अब इस पूरे के एरिया में से यदि मैं इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको, ये जो है ऊपर वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, तो क्या ये पोर्शन बच जाएगा? क्या मेरे पास बचेगा? इसका एरिया और इसका एरिया को ऐड कर दिया तो पूरे का एरिया हो गया। अब मैं ऊपर वाले का एरिया यदि हटा दूं तो क्या नीचे वाले का एरिया बच जाएगा? ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप ये बताओ कि ABCO, इसमें मैं इस ऊपर वाले का और इस नीचे वाले का एरिया निकाल के और ये मैं हटा देता हूं, तो क्या ये बच जाएगा क्या ABC? तो आप कहोगे बिल्कुल बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या दोस्तों कि इस BOC इस टुकड़े का, इसका एरिया, AOB इसका एरिया ऊपर वाले का ऐड कर दिया, मतलब पूरे का एरिया आ गया है इस ABCO, और इसमें से ऊपर वाला जो AOC है ये मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक है, ये ऐड किया और ये माइनस किया, तो क्या नीचे वाला ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो बराबर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैंने लिख दिया डेल्टा। क्या मेरी बात से एग्री हो? मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के देखने की कोशिश करना, जरूर समझ में आएगा। इसमें और इसमें मैंने R कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया तो ये तो होगा A/2 बचेगा, ठीक है,
ये प्लस सी बाई टू बचेगा, ये माइनस का बी बाई टू बचेगा, ऐसे बचेगा, ठीक है। और इजिकल टू क्या है, डेल्टा। अब एक मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लाना चाह रहा हूं, मैं एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में क्या यहां तक तो हमारे पास ये इससे आ गया था, मैं एक b बाई टू को ऐड कर दूं और एक b बाई टू को मैं माइनस कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, क्यों किया वो अभी समझ में आएगा आपके। फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया और बराबर में क्या कर दिया, मैंने डेल्टा लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे देखो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपके पास। ये r तो ऐसे का ऐसे, ये r ऐसे का ऐसे, ये जो हमारे पास a बाई टू प्लस सी बाई टू और प्लस b बाई टू, यदि इसको और इसको मैं ले लेता हूं तो क्या a बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस b बाई टू है, तो a बाई टू प्लस b बाई टू प्लस सी बाई टू, इन तीनों से बन गया मेरे पास a प्लस b प्लस सी बाई टू, ये बन गया। और ये आधा b है माइनस का b बाई टू, और ये हाफ है माइनस का b बाई टू। क्या माइनस b बाई टू और माइनस b बाई टू को मिला के क्या मैं माइनस का b बोल सकता हूँ, क्या आधे b और आधे b को मिला के एक b हो गया है माइनस का। और इजिकल टू में क्या है, ये क्या, डेल्टा, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा लिख दिया। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू ये सेमी पैरामीटर है, तो r इजिकल टू r सेमी पैरामीटर s माइनस का b और इजिकल टू में क्या है, डेल्टा। हमने क्या किया दोस्तों, r को इधर रख दिया, इसको इधर भेज दिया, तो r इजिकल टू डेल्टा अपॉन s माइनस b, ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखो अब इसको रटना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चीज़ें आपने समझ ली हैं, अब इनको रटोगे कैसे मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाहर ये जो सर्कल आया था, इस सर्कल ने कौन सी साइड को टच किया, b को, इसलिए लिख दिया s माइनस बी। यदि मैं इस तरफ यदि ऐसे बढ़ाता, इस तरफ ऐसे बढ़ा के सर्कल लेता तो कौन सी को टच करता, तो c को, तो आप कह देते s माइनस सी। और तो सेम रहेगा, डेल्टा अपॉन में s माइनस बी किया है। आपको रटना कैसे है, आप यदि इसको आगे इसको बढ़ाते तो a को टच करता, तो फॉर्मूला हो जाता s माइनस का a। तो आप ये कह सकते हो, ये यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। यदि मैं सीधा सीधा से यहाँ पे ये कहूँ कि यदि हम कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने समझ लिया है, और हम इसको करेंगे, थोड़ा सा इस इक्वेशन को बार बार समझना भाई। मैंने कहा कि अब क्लास इतनी आसान भी नहीं है कि आप सोचो कि एक बार देखने से काम हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, देखो ये कोई भी एक ट्राइंगल है ABC। इस ABC ट्राइंगल में इस एंगल A के सामने साइड स्मॉल a, B के सामने की स्मॉल b और C के सामने की स्मॉल c, इसका बार आगे बढ़ा दिया, ये एक्सटर्नल एंगल बन गया, ये एक्सटर्नल एंगल बन गया। इसका बाइसेक्टर ले लिया, इसका बाइसेक्टर ले लिया, और इसको सेंटर मानकर यदि मैंने एक सर्कल बनाया तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे a को टच कर रहा है, तो सॉरी एरिया मतलब रेडियस जो होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे a को टच कर रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इस ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें a को टच कर रहा है तो सेमी पैरामीटर माइनस a कर देंगे, s माइनस a कर देंगे। यदि b को टच कर रहा होता तो s माइनस का b, c को टच कर रहा होता s माइनस का c। ठीक है, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करूं आपके सामने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन सेंटर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो इन सेंटर का बेसिक सा हुआ है। आगे की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे। तो आप लोग आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करके आगे की जो क्लास है, कल की जो क्लास होगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आज की क्लास को बार बार रिवाइज करके देखें। क्वेश्चन भी आज मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है 2 घंटे की, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि कल जो हम क्लास करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में। आज की क्लास के लिए जो भी चीज़ें की गई हैं थोड़ा सा इनको बार बार करें, ध्यान रखें इस बात का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट को
को इसका फ़ायदा मिल सके। और आगे जो क्लासेज होंगी मंडे से वो हमारी बिल्कुल लाइव क्लासेज होंगी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होंगी, लाइव क्लासेज करेंगे। और इसके साथ साथ अर्थमेटिक और एडवांस दोनों जो पोर्शन हैं वो भी हम साथ करेंगे। चैनल से बने रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।